आज की कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक निरंकुश शासक अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर देता है। फिर बंदर और राजकुमारी कैसे एक साथ रहते हैं। शादी के बाद राजकुमारी के साथ क्या क्या हुआ। इस अद्भुत और भावनाओं से भरपूर कहानी में अटूट विश्वास छिपी हुई है। एक समय की बात है। एक बार राजा वीरेंद्र जंगल की सैर करने निकले। राजा वीरेंद्र, जो कि किशनपुर राज्य के बहुत प्रसिद्ध और न्यायप्रिय शासक थे, उनके साथ कुछ नौकर चाकर भी थे। घूमते घूमते वह शहर से काफी दूर निकल गए। इस बीच राजा को भूख लगी। राजा ने सेवकों से कहा कि यहीं भोजन बनाने की व्यवस्था की जाए। खाना वहीं तैयार किया गया। राजा जब खाना खाने बैठा तो राजा ने देखा कि एक बड़ा बंदर, जो बहुत वृद्ध और कमजोर दिखता था, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था। राजा ने कहा, इसे भी कुछ डाल दो खाने के लिए। सैनिक उसे केला डालने के लिए गए। तभी बंदर बोला, महाराज, मैं केला नहीं खाऊंगा। आप जिस तरह शाही खाना खा रहे हैं, मुझे भी उसी तरह शाही खाना देंगे, तभी मैं खाऊंगा। महाराज भौंच के रह गए। यह बंदर तो इंसानों जैसा बात कर रहा है। महाराज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसे भी शाही खाना दिया जाए। नौकरों ने बंदर को शाही खाना दिया। बंदर खूब मजे से पेट भरकर खाना खाया। अब महाराज को राजमहल जाने का समय हो गया था। महाराज को लगा कि हो ना हो, इस बंदर में कुछ तो बात है, क्यों ना इसे अपने राजमहल लेकर चला जाए। उन्होंने बंदर से पूछा कि तुम हमारे राजमहल चलोगे? वह बंदर बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। महाराज बंदर को भी अपने साथ लेकर राजमहल की तरफ चल दिए। जब राजमहल पहुंचे तो बंदर का स्वागत किया गया। अब बंदर राजमहल में रहने लगा। राजा की बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, राजकुमारी कलावती। बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता और विवेक का हर कोई दीवाना था। उसने महल में रहते हुए राज्य की कई समस्याओं को सुलझाया था और राजा ने हमेशा उसकी बुद्धिमानी की सराहना की थी। लेकिन अब वह दिन आ गया था जब राजा को अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। एक दिन जब राजकुमारी सज स्वर कर अपने चेहरे को आईना में देख रही थी, तभी राजकुमारी को आईने में बंदर का चेहरा नजर आया। राजकुमारी एकदम से डर गई। जब उसने पीछे देखा तो वहीं बंदर राजकुमारी के पीछे खड़ा था। बंदर ने राजकुमारी को देखा तो वह मन ही मन राजकुमारी से प्यार कर बैठा। राजकुमारी डर कर वहां से भाग गई। अब बंदर राजकुमारी के सपने देखने लगा। यह राजकुमारी कितनी अच्छी है, अगर इससे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा। एक दिन सुबह बंदर महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं राजकुमारी को बहुत खुश रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर महाराज स्तब्ध रह गए। राजा वीरेंद्र बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं अपनी फूल जैसी खूबसूरत बेटी की शादी एक बंदर से कभी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें शरण दिया, अपने महल में रखा, और तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। अगर तुमने दोबारा यह बात बोला तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तब बंदर बोला, देखिए महाराज, यदि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तब महाराज बोले कि क्या कर लोगे तुम? तभी बंदर अपने मुंह से एक चमकीला मोती निकाला और उस पर फूंक मारकर बोला, महाराज का सारा धन दौलत गायब हो जाए, महल खंडहर बन जाए और राज्य के सभी लोग दरिद्र हो जाएं। एकदम से महल खंडहर हो गया। राज्य के सभी लोग दरिद्र हो गए। अब महाराज के मानो पैरों से जमीन खिसक गया हो। वह अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठेगा। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उनकी बेटी थी तो दूसरी तरफ उसके राज्य के सभी लोग थे, जो अब गरीब और बीमार हो चुके थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने भी कभी किसी को इतना प्यार किया है जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं? तो यह कहानी आपके दिल को छू देगी। ऐसी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी भी तरह से अपनी बेटी की रक्षा करनी है। मंत्रियों ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राजकुमारी की शादी इस बंदर से कर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। राजा वीरेंद्र ने कहा, क्या कह रहे हैं मंत्रीगण? हाँ महाराज, यही एकमात्र उपाय है। राजा को लगने लगा कि अब की कुछ नहीं हो सकता है। राजकुमारी की शादी बंदर से करने पड़ेंगे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी कलावती से इस फैसले के बारे में बताया।
राजकुमारी कलावती को सुनकर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वह अपने पिता की बात टाल भी नहीं सकती। वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस फैसले को स्वीकार किया। राजकुमारी कलावती और बंदर की शादी का समारोह पूरे राज्य में हंगाम और चर्चा का विषय बन गया। राजा ने राज्य के सबसे बड़े मंदिर में शादी की तैयारी शुरू की। हजारों लोग इकट्ठा हुए। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि यह अजीब विवाह कैसे संपन्न होगा। शादी के दिन राजा ने दुखी मन से सभी तैयारियां की। सुंदर फूलों से मंदिर को सजाया गया और राजकुमारी कलावती ने अपनी इस शादी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सभी लोग राजकुमारी के साथ उसकी शादी में शामिल होने के लिए मंदिर में पहुंचे। बंदर ने अपने हाथों में फूलों की एक माला पकड़ी और राजकुमारी के पास जाकर उसके गले में पहनाया। सभी लोग चौंक गए और पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह एक वास्तविक विवाह हो रहा है। लेकिन जब राजकुमारी ने बंदर के साथ अपनी शादी की रस्में पूरी की तो सभी लोग मौन रह गए। जैसे ही शादी संपन्न हुई, वह बंदर अपने मुंह से चमकीला पत्थर निकाला और उस पर फूंक मारकर सब कुछ पहले जैसे कर देता है। अब वह राजकुमारी को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। राजमहल से कुछ ही दूर पर एक बहुत ही सुंदर छोटा सा महल था। उसमें नौकर चाकर भी थे। सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। राजकुमारी अपने ससुराल में रह लगी। अच्छे से खाना बनाती थी और दोनों बूढ़े माता पिता की ध्यान रखती थी। एक दिन जब राजकुमारी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। महारानी ने जब यह देखा तो हैरान रह गई। वह बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? राजकुमारी बोली, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूं। राजकुमारी कभी कभी दिन में अपने परिवार से मिलने आती रहती थी और रात के वक्त वह बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक बार रात के वक्त महाराज साधारण सेवकों वाली कपड़ों को पहन लेते हैं और अपनी बेटी के महल में चुपके से घुस जाते हैं और बंदर के शयन कक्ष की तरफ गया। अंदर से किसी आदमी की बोलने की आवाज आ रही थी। राजा ने दरवाजे के पीछे से अंदर झांका तो देखा कि राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार के साथ बहुत हंसी खुशी बातें कर रही थी। यह देखकर राजा हैरान रह गए और सोचने लगे, अच्छा, तो यह बात है। तब अभी तो मैं कह रहा था कि मेरी बेटी उस बंदर के साथ इतनी ज्यादा खुश कैसे रह रही है। अब राजा वहां से पलट कर जाने लगे। तभी उनको एक दरवाजे के पीछे इतनी मोटी बंदर वाली खाल छुपाया हुआ दिखा। अब राजा सोचने लगा, यह अपने ऊपर पहनकर क्यों रखता है और बंदर बनकर क्यों घूमता फिरता है। अगर मैं इस खाल को गहरे पानी में फेंक दूं तो फिर यह कभी बंदर नहीं बनेगा। यह सोचकर वह बंदर की खाल उठाकर ले गया और नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। इधर राजा ने बंदर की खाल को पानी में फेंका, उधर राजकुमार बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। यह दृश्य हैरान कर देने वाला था। राजकुमारी रोते हुए अपने पिता के महल में वापस आती है और अपने पिता को सब बात बताती है कि कैसे अचानक से उसके पति गायब हो गए। तब महाराज बोले, बेटी, मैं कल रात तुम्हारे महल में गया था। तब मैंने बंदर वाली खाल देखा। मैंने ही उस खाल को चुराकर नदी में फेंक दिया था। वह रो रो कर कहने लगी, पिताजी, आपने यह क्या कर दिया? उसके पिता ने कहा, बेटी, मैंने तो सोचा अगर मैं वह बंदरों वाली खाल पानी में फेंक दूंगा तब राजकुमार कभी बंदर नहीं बनेगा। राजकुमारी उसी समय अपने पिता के महल से चली जाती है। अब वह निश्चय करती है कि वह राजकुमार को ढूंढने के लिए जाएगी। वह बिना किसी से कुछ कहे वह राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहती है। चलते चलते एक घने जंगल से निकल रहा थी। तभी वह रास्ता भटक गई। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। राजकुमारी रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़। राजकुमारी ने सोचा कि रात यही बिता लेती हूँ। यह सोच कर के राजकुमारी घोड़े से नीचे उतरकर झोपड़ी के अंदर चली। जब राजकुमारी अंदर गई तो उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा है जो उस समय खाना बना रहे थे। बूढ़े बाबा ने जब राजकुमारी को देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। राजकुमारी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह कैसे कहाँ जा रही थी और रास्ता भटक गई, इसीलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आई है। राजकुमारी की बात को सुन के बूढ़े काका को उस पर दया आ। लेकिन फिर बूढ़े काका ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है क्योंकि यह डाकू का अड्डा है। अभी कुछ देर के बाद जब डाकू यहाँ वापस आएंगे तो तुम एक राजकुमारी हो, यह जानकर तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि लेकिन बाबा,
इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं। मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। अगर बाहर गई तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ किसी कोने में जाकर बैठ जाती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद वह डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब उसे देखा तो बूढ़े बाबा से उसके बारे में पूछा। बूढ़े बाबा ने कहा कि यह एक राज्य की राजकुमारी है, ये बहुत ही अच्छी है और ये अपने पति की ढूंढ रही हैं। जब डाकुओं ने यह सुना तो राजकुमारी को हिदायत देकर छोड़ दी। सुबह होते हैं वह बूढ़े बाबा के घर से चली गई। चलते चलते उसे जंगल में एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो कि लकड़ियों का बोझ लेकर गिर गई है। वह उसके पास जाती है और उसे झट से उठा लेती है और एक जगह बैठाकर उसे पानी पिलाती और उस बूढ़ी महिला को उसके घर तक ले जाती है। और चलते चलते वह पूछती है, दादी, माँ, आपकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी आप इतना बोझ लेकर कहाँ जा रही थी? वह बूढ़ी महिला बोलती है, क्या करूंगी बेटी, अगर मैं जंगल से लकड़ी काटकर उसे नहीं बचूंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरा कोई संतान नहीं है, मैं यहां अकेले रहती। मेरा बेटा जब 2 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसका निधन हो गया। मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया है। अब मैं अकेले रहती हूं। राजकुमारी को उस बूढ़ी मां की स्थिति देखी ना गई। वह बोली, जब तक आपकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती मैं आपके साथ आपकी बेटी बनकर रहूंगी। राजकुमारी रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल से बहुत सारे लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचती थी और उससे जो पैसे मिलते थे पूरी बुढ़िया मां को दे देती। अब धीरे धीरे बूढ़ी मां की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। अब बूढ़ी मां बिना काम करें एक अच्छा जीवन बिता सकती है। अब राजकुमारी बूढ़ी मां से कहती है, मां, अब मुझे जाना होगा। अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए कितने महीने हो गए, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला। बेटी, आज मैं जो इतने सूखी से रह रही हूं वह सब तुम्हारी वजह से है। तू ना होती तो मेरा क्या होता? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी, तुम्हें राजकुमार अवश्य मिल जाएंगे। इतना कहकर राजकुमारी बूढ़ी मां से आशीर्वाद लेकर वहां से चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। शाम हो गई थी और ऊपर से वर्षा भी शुरू हो गई। वह बारिश में भीग गई थी। अब उसे ठंड लगने लगी। रात के अंधेरे में उसे कुछ चमकता हुआ नजर उस तरफ बढ़ने लगी। उसे एक छोटा सा कुटिया नजर आया। वह कुटिया के अंदर चली गई। उसने एक बूढ़े बाबा और उसका एक छोटा सा बेटा था। राजकुमारी बूढ़े बाबा के पास गई और बोली, बाबा, क्या आज रात मैं यही विश्राम कर सकती हूं? बूढ़े बाबा बोले, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो। बूढ़े बाबा बोले, ये बताओ बेटी, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारी बोली, क्या बताऊं बाबा, मैं कई दिनों से अपने पति को ढूंढ रही। बाबा बोले, चिंता मत करो बेटी, तुम्हें तुम्हारा पति जरूर मिल जाएगा। राजकुमारी ने कुटिया में रात बिताई। सुबह होते ही वहां से निकल गई। राजकुमारी को जाते समय बाबा ने एक पोटली में जड़ी बूटी रखकर दिए और बोले, तुम्हारे पति को इसकी आवश्यकता पड़। वह राजकुमार को ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंच गई। गांव बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे खेतों में बहुत ही सुंदर फसल लहलहा रहे, लेकिन गांव में मायूसी छाया हुआ था। सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजकुमारी ने कई लोगों से पूछने का प्रयास, आखिर यहाँ के लोगों को सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी लोग उदास क्यों हैं? तब एक आदमी ने बताया कि राजा के बेटे को किसी ने पानी में डुबोकर मारने का प्रयास किया। अभी उसकी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं वह बचेगा भी या नहीं। भगवान उसकी रक्षा। राजकुमारी को यकीन हो गया कि वही मेरा राजकुमार है। तब राजकुमारी एक तांत्रिक का भेष बदलकर राजमहल में जाती और दरबान से बोलती है कि महाराज को संदेशा भेजवा दो कि एक तांत्रिक आया है और वह राजकुमार को ठीक करने का दावा कर रहा है। महाराज को संदेशा मिलते ही तांत्रिक को आने का इजाजत दे दिया। जो कोई भी राजकुमार को ठीक करने का बात करता, महाराज उसको बुलवा लेते थे। वह तांत्रिक महाराज के पास गया और बोला, महाराज, अगर मैं राजकुमार को 2 दिन में ठीक नहीं किया तो मुझे भी वही सजा दे देना जो सजा एक राजद्रोही को दिया जाता है। तांत्रिक की इस बात से महाराज को विश्वास हो रहा था कि लगता है यह तांत्रिक मेरे बेटे को ठीक कर देगा। महाराज, तांत्रिक को राजकुमार के कक्ष में ले जा। राजकुमार की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह अपने शाही बिस्तर पर सोया हुआ था। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी को रोना आ गया। वह महाराज से बोलती है, 2 दिन तक इस कक्ष में कोई नहीं आएगा महाराज। महाराज बोलते हैं, ठीक है,
तांत्रिक बाबा महाराज ने सभी को सख्त हिदायत दे दिए कि राजकुमार के कमरे में कोई भी नहीं जाए। जंगल से लौटते समय बाबा ने जो जड़ी बूटी दी थी उसको राजकुमारी निकलती है और उस जड़ी बूटी को राजकुमार की सिर पर लगा देती है। राजकुमारी देखी है कि राजकुमार की हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। जैसे ही रात होती है वह चुपके से राजमहल से निकलकर चली जाती है। वह चलते चलते अपने राजमहल में पहुंच जाती है और अब राजकुमार को अच्छे से ठीक होकर उसके पास आने का इंतजार करने लगती है। इधर महाराज राजकुमार की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन राजकुमार पूरी तरह से ठीक होकर अपने कक्ष से बाहर पूरे राज्य में राजकुमार के ठीक हो जाने पर खुशियां मनाई जा रही थीं। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही थी। महाराज ने उस तांत्रिक को बहुत बड़े इनाम देने पर घोषणा कर दी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे सभी लोग दंग रह गए थे। महाराज देखते हैं कि वह तांत्रिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिना कुछ लिए वह चुपचाप राजमहल से चला गया था। महाराज हैरान थे, राजकुमार परेशान थे कि कितना सत्यवादी तांत्रिक था जो बिना कुछ लिए चल। राजकुमार जब अपने राज्य में शहर पर जाते हैं तो उनको राजकुमारी कलावती की याद आई। वह अपने पिता से आज्ञा लेकर शाही रथ पर बैठकर अपने 2-4 सैनिकों को लेकर अपने राल जाता है। राजा वीरेंद्र के राज्य में उनका स्वागत किया जाता है। राजा उससे पूछता है, राजकुमार तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा है राजकुमार। महाराज, मैं हरिनगर राज्य का राजकुमार हूं। एक दिन जब मैं शाम के समय जंगल में युद्ध अभ्यास करने गया था, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने का अभ्यास कर रहा। तभी संजोगवश एक तीर बंदर के बच्चे को लग गया था। तब उसकी मां ने मुझे श्राप दिया कि तू अभी से बंदर बन जाएगा। तब मैं उससे बहुत प्रार्थना किया। यह गलती मुझसे अनजाने में हो गई है, मुझे माफ कर दो। तब उस बंदर की मां ने मुझसे कहा, मैं अब तुमको श्राप दे, अब इसे वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन इससे मुक्त होने का एक उपाय है। यदि कोई राजकुमारी तुमसे शादी कर ले, शादी के 1 साल बाद तुम्हारा श्राप मिट जाएगा। उसी दिन से मैं किसी राजकुमारी की तलाश में भटकता। फिर एक दिन आप मुझे जंगल में मिले। महाराज, आप इतने सच्चे और अच्छे थे कि आप मुझे जंगल से अपने राजमहल ले। जब मैं राजमहल आया तो राजकुमारी को देखा। राजकुमारी को देखते ही मैं उसे पसंद कर तब आपके पास शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे राजकुमारी से मेरी शादी हुई और मैं कैसे राजमहल से गायब हो गया। महाराज सभी बातें को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार को राजकुमारी से भेंट कराने उसके कक्ष में ले उसे देखते हैं। राजकुमारी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। राजकुमार के कक्ष में बैठकर दोनों बातें करने लगे। तब राजकुमार बताता है कि कैसे एक तांत्रिक उसके महल में आया था और सिर्फ 2 ही दिनों में उसे ठीक करके बिना कुछ लिए चुपचाप चला गया। तब राजकुमारी अपने तांत्रिक वाले कपड़े लेकर आती है और उसे दिख राजकुमार उसके तांत्रिक वाले कपड़े देखकर चौंक जाता है। अब उसको सारी बातें समझ में आ जाता है कि तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ही थी। तभी तांत्रिक बिना कुछ लिए चुपचाप चला गया। तब वह राजकुमारी को लेकर अपने राज्य हरिनगर की ओर रवाना हो जाता है। जंगल नदियों को पार करने के बाद वह अपने राज्य हरिनगर पहुंचे, जहां सभी लोग अपने राजकुमार के साथ एक राजकुमारी को देखकर चकित। राजकुमारी यह कहा कि राजकुमारी को लेकर आ गए। वह राजकुमारी को अपने पिता के पास ले जाते हैं। महाराज राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाते। कुमारा, आप किस राज्य की राजकुमारी को लेकर आ गए? पिताश्री, यह किशनपुर राज्य की राजकुमारी और यह मेरी पत्नी है। जब मैं बंदर के रूप में था तब इसी ने मुझसे शादी करके मेरे श्राप को मिटा दिया। महाराज को राजकुमारी कलावती का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी को वह अपने बहू के रूप में अपना लिए सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आप लोग जैसे मोक्ष मंत्र से और मोक्ष जान जैसे यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं, हम जैसे छोटे यूट्यूब को भी सपोर्ट करें। आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।